चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और यह एक महत्वपूर्ण घटना है। और इसके बाद ही एक विश्व जो है दो भाग में बंट जाता है, एक आपका साम्यवादी देश और एक दूसरा पूंजीवादी देश। और आज आपका जो संकट जो दिख रहा है ना, रूस यूक्रेन संकट, कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका इतिहास कारक है और यह इतिहास से जुड़ा। रूस की क्रांति ने साम्यवाद को जन्म दिया और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि साम्यवाद का प्रसार पश्चिमी देशों में हो, अमेरिका जैसे देशों में हो, ब्रिटेन जैसे देशों में। और यही विरोधात्मक विचारधारा जो है दोनों देश को दो, यहां पे कह सकते दो धारा में बांट दिया और इसने पूरे विश्व को शीत युद्ध दे दिया। वैचारिक रूप से अमेरिका और रूस आज भी लड़ रहे हैं, वैचारिक रूप से दोनों अनबन बना हुआ है। तो इसके पीछे इतिहास जिम्मेदार है। तो वही सब चीज हम यहां पे पढ़ेंगे। रूस की क्रांति ने क्या चीज, क्या परिणाम दिया, क्या कारण था। फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति में बहुत सारी समानताएं हैं देखने को मिलेगी, वो क्या है नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा इसको नहीं खींचेंगे, 15 से 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। रूस की क्रांति भूमिका में क्या लिखेंगे? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति रूस में वर्षों से चली आ रही निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम था, जिसने रूसी जनता को क्रांति हेतु क्या किया? प्रेरित किया। तो बस जस्ट सब में वही कारक है। अब आ जाइए कारण। सबसे पहला, निरंकुश राजतंत्र की स्वेच्छाचारी शासक, निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक। तो ये चीज हमने आपको फ्रांस में भी बोला था। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक विषमता। समाज में जो आर्थिक आधार पे क्या था, दोनों में विषमताएं थी। सभी जो वर्ग था, एक किसान वर्ग या पूंजीपति वर्ग जो था और जो अन्य वर्ग थे, मजदूर वर्ग, तो यहां पर क्या होगा कि दोनों में सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलेगी। किसानों की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की दशा, जो काम कर रहे थे औद्योगिक क्षेत्रों में उनकी दशा, समाजवादी विचारधारा जैसे कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, उसके बाद बौद्धिक जो चिंतक थे, दार्शनिक थे, उसका प्रभाव, ये सभी कारक रूस की क्रांति का कारण था। ठीक है। अन्य कारण में आप रूस जापान युद्ध भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश जापान के साथ हार जाता है, एक छोटा सा, यानी एक चूहा एक बाघ को हरा देता है। बाघ इतना बड़ा है रूस, और उसको एक छोटा बाघ के सामने में वो जापान क्या है, चूहा है, वो हरा देता है। तो वहां के जनता को इससे बड़ा जो है क्या कह सकते हैं, प्रतिष्ठा हनन कुछ नहीं लग सकता कि हम एक छोटे से देश के साथ हार गए। ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी। अब रूस क्या किया था प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी? एक तो वह की आर्थिक स्थिति पहले से खराब और ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया और भी स्थिति खराब हो गई। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने कुछ दिया नहीं इसको, मित्र राष्ट्रों ने परिणाम स्वरूप इसको कुछ दिया नहीं, जिससे क्या हुई और इसकी आर्थिक दशा खराब हो गई। तो जिस कारण से जनता ने विरोध किया वहां के जो शासक थे उसका। तो ये आप इन कारणों को बांट करके रूस की क्रांति को लिखेंगे। अब सबसे पहले आइए निरंकुश राजतंत्र। रूस में निरंकुश एवं देवीय सिद्धांत पर आधारित शासन था, नौकरशाही वंशानुगत एवं भ्रष्ट था। जार निकोलस प्रथम के समय यह निरंकुश था, जैसे उसमें क्या था, लुई 16वां, यहाँ क्या है, जार निकोलस प्रथम के समय निरंकुशता अपनी चरम अवस्था में थी, जिस कारण से जनता ने इसका क्या किया, विरोध किया। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विषमता। फ्रांस की भांति रूसी समाज भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और अधिकार विहीन वर्ग में विभाजित था। एक ऐसा वर्ग फ्रांस की तरह ही रूस में भी था, जिसको कि एक को सारे अधिकार प्राप्त थे और दूसरा जो था किसान वर्ग था, उसके पास अधिकार था ही नहीं, कोई भी अधिकार नहीं था, अधिकार विहीन था। अब नेक्स्ट पॉइंट है किसानों की दयनीय स्थिति। भूमि का 67% मलिकाना या कह सकते हैं कि जो हिस्सा था वो सामंत के पास था, जो एक सशक्त वर्ग था वहां पे सामंत, उसके पास था, तथा 13% हिस्सा किसके पास था,
चर्च के पास, यानी 80% तो गया और मात्र 20% हिस्सा ही किसान मजदूर के पास था। यानी किसानों को मजदूरों की तरह खेत में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं थी। तो ये भी कारण किसानों की दयनीय थी क्योंकि मैक्सिमम जमीनी किसके पास थी? जो वहां का सामंत था, प्रशासनिक वर्ग था, उसके पास थी। और जो शेष 13% किसके पास था? तो पोप पादरी वहां भी हावी हो रखा था, चर्च उसके पास था। अब आ जाइए श्रमिकों की दशा जो काम करते हैं। रूस में औद्योगिकीकरण ऐसे देर से हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ। यानी वहां पे क्या था? वहां की अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा, भारत में भी अगर आर्थिक चरण हम लोग जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे लास्ट में अंग्रेज लोग भारत में पूंजी निवेश का चरण अपनाते हैं। पूंजी निवेश करते हैं और ब्याज के स्वरूप में इनकम लेते हैं। वो कोई व्यापार नहीं करते, बस पूंजी का, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो चुका था शोषण कर करके। तो यहां पर भी वही होगा कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होगा वो वहां पे पूंजीपति वर्ग का जो निवेश होगा तो वो क्या करेंगे, जब औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे मजदूरों से काम करवाएंगे और उसमें ना ही उसके घंटे का निर्धारण था कि कितना देर काम करना है। अब काम शुरू हुआ तो इसको खत्म करके जाना है, चाहे 12-1 बजे रात। और वेतन का भी कोई लिमिट नहीं, जितना इनकम होगा उस हिसाब से हम तुमको वेतन दे देंगे, कोई फिक्स तुम्हारा वेतन नहीं होगा। मजबूरी में लोग काम कर रहे थे। तो श्रमिकों की दशा भी अच्छी नहीं थी, वो भी कारक था। उसके बाद आ जाइए समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण 2 दल वहां पे सक्रिय हो जाते हैं, एक समाजवादी क्रांतिकारी दल और एक प्रजातांत्रिक दल, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। तो 2 दल वहां पे उभर करके समाजवादी रूप, चूंकि वर्ग संघर्ष की बात करता है समाजवाद, चूंकि अब यह प्रभावित किससे है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित है, साम्यवाद से प्रभावित है। तो दोनों दलों ने किसानों और मजदूरों की हितों की बात की। अब जो मजदूर और किसान वर्ग था वो इन 2 क्रांतिकारी दल या प्रजातांत्रिक दल के दायरे में आ गया। यानी लोग अब इसके बारे में सोचने लगे और इस पार्टी का समर्थन करने लगे। और अब ये क्या करेंगे? निरंकुश शासक का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। बौद्धिकों की भूमिका, जो बौद्धिक लोग हुए, जो समझदार थे, ज्ञानवान थे, दार्शनिक थे, जैसे गोर्की नाम था, गोर्की, टॉल्स्टॉय, जैसे गोर्की ने लिखा था द पहर, उसके बाद टॉल्स्टॉय ने लिखा वार एंड पीस। और इससे क्या हुआ कि रूसी जनता के अंदर राष्ट्रवादी भावना क्या हो गई? जागृत हो गई, राष्ट्र के लिए भावना जागृत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कारण है रूस जापान युद्ध। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आपने देखा होगा कि एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरे तरफ धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र की तरफ से भी जापान था, तो जापान ने रूस पे अटैक कर दिया। एक छोटा सा देश जापान 1917 से पहले 1916 के आसपास जापान पे अटैक किया और जापान और चीन सम्मिलित रूप से हराया। सॉरी, रूस। देखिए यहां पे क्या है, जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इसी दौरान उसकी भिड़ंत किससे हो गई? रूसी सेना से, जिसमें रूसी सेना पराजित हो गई और जिसने रूस की जनता को अपने शासक के प्रति नकारात्मक भावना पैदा कर दिया कि हमारा शासक कोई लायक नहीं है, ये छोटा सा देश जापान भी अब हम पे शासन करेगा, इससे भी हम हार रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिक स्तर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा की मांग की। अपनी मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला कि ड्यूमा बनाइए, लेकिन जार ने उस पर गोलियां चलवा दी और जिससे जनता क्या हो गई? और उग्र हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी, इसका क्या होगा? अब देखो रूस ने साम्राज्यवादी लाभ हेतु, अब रूस को भी साम्राज्य विस्तार करना था, लाभ हेतु मित्र राष्ट्र के पक्ष में था, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसके पक्ष में था। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की, किंतु युद्ध के रूप में रूस को कुछ भी, युद्ध से रूस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। उल्टे क्या हुआ? 1916-17 में रूस में भीषण अकाल एवं खाद्यान्न संकट आ गया। लोगों को ब्रेड तक मिलना, रोटी तक मिलना यहाँ पे मुश्किल हो गया। हाँ, जिससे जनता आक्रोशित हुई। अब यहाँ पे क्या होगा? खूनी रविवार की क्रांति, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खूनी रविवार।
रविवार के दिन क्या होगा, वहां की जनता सरकार का घेराव करने के लिए जाएगी, उसी दरमियान उन पे गोलियां चला दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए रूसी क्रांति का चरण स्टार्ट होगा। वर्ष 1905 9 जनवरी का दिन था। दिन कौन सा था? रविवार। रूसी श्रमिकों की जत्था अपने बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने निकला, किंतु सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां चला दी गई। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने रूस में जार के, जो रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे। जार को समझौता है तो विवश होना पड़ा, नहीं तो जार का जान खतरे में था। ठीक है, अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसमें ड्यूमा को शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन आगे चल करके जार मुकर गया। शुरुआत में तो मान लिया डर से, लेकिन आगे चल करके ड्यूमा को कंट्रोल कर लिया और ड्यूमा का बात नहीं मानता था। जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रही, अतः देर और सवेर दूसरी क्रांति होना स्वाभाविक था, जो कि 1917 में हुई। 1905 में हुआ रविवार की क्रांति, रविवार, खूनी रविवार। उस समय बोला कि ड्यूमा बनाया जाएगा, राजा कंट्रोल करेगा ड्यूमा, लेकिन आगे चल करके ड्यूमा पे पूरा राजा हस्तक्षेप कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, ड्यूमा पे अपना वर्चस्व जमा लेता है। अब देर और सवेर क्या होना था, दूसरी क्रांति, और वो हुआ कब हुआ, तो 1917 में। यहाँ पे 2 क्रांति होगी, एक फरवरी की क्रांति, एक अक्टूबर माह में होता है। ठीक है, जनता के पास अब पहनने के लिए कपड़े तथा खाने के लिए अनाज भी नहीं थे। 1917 आते आते चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में स्थिति इसकी खराब हो चुकी थी, चूंकि रूस को कुछ हाथ नहीं लगा और इसने जर्मनी के साथ संधि करके युद्ध से अलग भी हो गया था रूस। ठीक है, जनता के पास अब पहनने के लिए कपड़े तथा खाने के लिए अनाज तक नहीं थे, जिस कारण से भूखी जनता ने बाजार में लूटपाट आरंभ कर दिया। सरकार ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, किंतु सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने गोली नहीं चलाई। जार को अपना अंत नजदीक नजर आने लगा। अब जार को लगा कि अब हम ज्यादा देर यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना किया जाए। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत परिसंघ का गठन किया। इस सोवियत संघ ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया और रूस से राजतंत्र को सदा सदा के लिए वहां पे अंत हो गया। अब राजतंत्र के जगह पे वहां पे क्या आ गया, एक अस्थायी सरकार। और वह सरकार किसके नेतृत्व में आएगा, तो केरेंस्की, उसका क्या नाम रहता है, केरेंस्की। राजतंत्र के समाप्ति के बाद सरकार का नेतृत्व केरेंस्की के हाथों में आया। इसने भी मध्यम वर्गीय पूंजीपति वर्ग को ही मदद पहुंचाने का काम किया। जो जनसाधारण था, जो श्रमिक वर्ग था, जो किसान मजदूर को अब भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही स्थिति का फायदा उठाता है लेनिन, और उसने क्या किया कि आगे चलकर मजदूर और किसानों ने बोल्शेविक के प्रभाव में, बोल्शेविक क्रांति अब यहां से होगा के प्रभाव में आकर केरेंस्की के सरकार का विरोध करना आरंभ कर दिया, क्योंकि अब लेनिन इसका नेतृत्व करता हो गया, बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक दल का। तो लेनिन ने बोल्शेविक दल का नेतृत्व करते हुए उत्पादन एवं वितरण के साधन पर राज्य का नियंत्रण एवं विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की बात की कि विश्व युद्ध से रूस अब शामिल नहीं होगा और जो वितरण और उत्पादन है उस पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा, यानी जनता को वो बांट दिया जाएगा जो भी संसाधन है। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने शासकीय भवनों, बिजली घरों, रेलवे स्टेशन आदि पर अधिकार कर लिया। अंततः केरेंस्की को त्याग पत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन और युद्ध मंत्री ट्राटस्की बना। यानी रूस में अब क्या हो गया कि लेनिन के नेतृत्व में वहां पे सरकार का जन मंत्रिमंडल के माध्यम से सरकार का गठन हुआ, जिसमें सभापति लेनिन बना और युद्ध मंत्री ट्राटस्की बन गया। क्रांति के परिणाम, क्रांति के क्या परिणाम होंगे, तो उसी प्रकार से जैसे फ्रांस में होगा। राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, जो यहाँ पे निकोलस द्वितीय गया। जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क, ठीक है, बेस्ट लिटोवस्क की संधि कर प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। कौन, रूस।
रूस जो है यहाँ पे संधि करके अलग हो गया। और करवाया कौन? लेनिन। पूंजीवाद की भावना का विरोध, और यहाँ पे जो पूंजीपति देश या उसकी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसकी भावना का यहाँ पे विरोध करना रूस में शुरू किया। और यहीं से कम्युनिस्ट फिर चीन में आया, चीन से फिर भारत में आया। यहीं पे मॉस्को में सम्मेलन में आपके जो प्रथम 1919 या 1920 में गए थे एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, प्रथम समाजवादी जो नेता हैं भारत के, साम्यवादी नेता, वो मॉस्को से ही यहीं से ट्रेनिंग लेके आए थे। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा। आर्थिक परिणाम क्या होगा? रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर जनता या राज्य का अधिकार हो गया। वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ। ऊर्जा के क्षेत्रों पे जोर दिया गया, ऊर्जा विकास पर, शिक्षा पे जोर दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। जैसे हम लोग पंचवर्षीय योजना यहाँ पे स्टार्ट किए तो रूस को देख करके, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से रूस की आर्थिक गतिविधि तीव्र हुई। सामाजिक परिणाम, समाजवादी विचारधारा का विश्व में प्रभाव पड़ा। निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हो गई। सामूहिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कह सकते हैं कि जो निजी संपत्ति की भावना थी वो समाप्त हो गई। धार्मिक संरचनाओं का अंत हो गया। जो पोप पादरी के माध्यम से शोषण हो रहा था रूस में, वो समाप्त हो गया। वर्ग भेद समाप्त हो गया, क्योंकि यह जो वर्ग था, नया वर्ग, वो समाज में जो किसान वर्ग था, ये चूंकि मजदूर वर्ग था, ठीक है, तो इसमें जाति की प्रधानता हटा दी गई। शिक्षा का प्रसार किया गया। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कर दी गई। आगे चल के देखिएगा भारत में भी ये सब लागू हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को कार्ड देना राज्य का कर्तव्य बन गया, जैसे अभी भी भारत में मनरेगा के तहत कार्ड दिया जाता है। समाज में भेदभाव और असमानता की भावना समाप्त हुई। लैंगिक विभेद समाप्त हुआ। महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? सर्वहारा वर्ग जो था वो क्रांति एवं संघर्ष हेतु प्रेरित हुआ। अब देखिएगा भारत में भी जो एक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, किसान नेता, साम्यवादी प्रभाव में आकर के यहाँ किसान आंदोलन देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 से शुरू हो जाएगा। श्रमिकों का महत्व बढ़ा, क्योंकि अब यहाँ पे श्रमिकों का क्या हुआ कि महत्व बढ़ेगा। उसको दिन में 8 घंटा काम करना है, ये सब सैलरी फिक्स कर दिया गया, न्यूनतम वेतन। नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह की भावना बढ़ी। जिस प्रकार से रूसी जनता ने वहां पे हथियार उठा करके सरकार का विरोध करना शुरू किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी सशस्त्र यानी हथियार उठा करके भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जो है साम्यवाद के मतलब प्रभाव में आकर के हथियार उठा करके क्रांतिकारी गतिविधि शुरू कर दिया। विश्व में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच एक वैचारिक मतभेद बढ़ा और इसी क्रम में शीत युद्ध का विकास हुआ। तो इस प्रकार से आज भी देखेंगे कि रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वही शीत युद्ध का ही कहीं ना कहीं दुर्गामी परिणाम है, कि आज भी रूस नहीं चाहता पश्चिमी एशियाई यूरोपीय देश, ठीक है, को जैसे यूक्रेन पे प्रभाव पड़े, तो वो चाहता है हमारा साम्यवादी विचार बढ़े, जबकि अमेरिकी देश चाहता है हमारा पूंजीवादी विचारधारा बढ़े। तो इस प्रकार से आप रूसी क्रांति के कारण और परिणाम के स्तर को अच्छे से आपने देखा। बस इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से एक बार लिख लेंगे, और जितना हो सके ऐसे 5-6 पन्ना में ही है, और इतना ही आपको लिखना भी रहता है, तो इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास भी नहीं करना, इतना आप लिख देते तो सफिशिएंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए या PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।